नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं और सबसे पहले अमित शाह ने 3 बजे गीता भवन ऋषिकेश में आयोजित कल्याण शताब्दी समारोह में शामिल हुए और इस मौके पर भी गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चुके। अमित शाह ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जब नीतियां विचारों से प्रभावित होकर गढ़ी जा रही थी, तभी गीता प्रेस ने कल्याण पत्रिका के जरिए हिंदू धर्म, दर्शन, आचार विचार और कला संस्कृति की जनता के सामने रखा। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पत्रिका के शताब्दी वर्ष पर इन नीतियों पर यू टर्न लगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तेजी से कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में तेजी से चल रहा है। 550 साल बाद रामलला के अपमानजनक स्थिति से बाहर निकालकर भव्य राम मंदिर बनाया गया है और इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। तो वहीं उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध मजारों को लेकर एक चौंकाने वाला मामला अब सामने आया है। बता दें कि राज्य सरकार की जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही पीर फकीर के नाम पर अलग अलग जगहों पर कई मजारें बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी जमीनों पर कब्जा करना और पूरी तरह से सैयद भूरे शाह और कालू सैयद के नाम से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बनी मजारों ने जांच एजेंसियों को भी हैरानी में डाल दिया है। जांच में ये भी तथ्य सामने है कि किसी भी पीर या फकीर की एक ही मजार होती है, लेकिन उत्तराखंड में एक ही नाम से कई हजार मजारें पाई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा कराई गई गोपनीय जांच में इसे सुनियोजित तरीके से बताया गया है और इस प्रक्रिया में सरकारी भूमि की वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करा के उस पर अवैध बढ़ावा भी दिया गया है। मजारों को लेकर स्थिति और भी गंभीर पाई गई है। राज्य में 203 मजारें और दरगाहें वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, जिसमें से ये अब आशंका सरकारी भूमि पर कब्जा कर दर्ज कराई गई है और इसके अलावा अब 500 से ज्यादा अवैध मजारों को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा चुका है। खास बात ये रही है कि हटाई गई किसी भी मजार की भूमि में मानव अवशेष या फिर अन्य धार्मिक दफन से जुड़े प्रमाण नहीं मिले हैं, जिसको लेकर अब जो है धामी सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और ऐसे में अब लगातार इन पर कार्रवाई के आदेश भी दिए जा रहे हैं। हम लोग चूंकि उस दिन हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता जिस दिन 27 जनवरी से लागू हुआ था, तो उस दिन को हम लोग विशेष रूप से एक कानून का जो पालन हुआ, भारत के संविधान की जो आत्मा में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान था, उसको सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में उतारने का काम किया। इसलिए उस दिन हमारे लिए विशेष है। मैं उस दिन की भी सबको शुभकामनाएं। हम लोग चूंकि उस दिन तो वहीं अल्मोड़ा में धर्म जागरण समन्वय के तत्वाधान में नगर निगम अल्मोड़ा के सभागार में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा और उसकी समृद्धि विरासत पर विमर्श करना था। गोष्ठी के दौरान विद्वानों और वक्ताओं ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना का प्रतीक बताया। वक्ताओं ने कहा कि ये गीत न केवल राष्ट्रीय प्रेम का संदेश देता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आत्मा को भी अभिव्यक्त करता है और इस अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली पुस्तक का विमोचन भी किया गया और इस दौरान कई लोग मौके पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने इस नई पीढ़ी के लिए उपयोगी और मार्गदर्शक बताया है। देखिए, आज राष्ट्र का जो हमारा पर्व है वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये वो भजन था जिससे कांग्रेस अधिवेशन से लाहौर की फांसी तक हमारे शहीदों ने, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, भगत सिंह हो और जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस गाने को गाया और हमारे बंकिम चटर्जी के इन शब्दों को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने शब्दों में एक गीत के रूप में गाया तथा उनके भतीजे आविंद्र जी ने इस गीत के परिप्रेक्ष्य में भारत माता का जो चित्र आज है, एक भगवा वस्त्रधारी महिला का चित्र अंकित किया, जिसे आज हम भारत माता के रूप में पूछते हैं। तो यह भजन, यह गीत एक क्रांतिकारी मंत्र बन गया, भारत की आत्मा बन गया
किसान, जवान, हिंदू, मुस्लिम सब ने इस गीत को गाया और यही हमारे आजादी का मूल मंत्र बना। तो वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां वो जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात करके उनके कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूनापति आदिश्वर अवधेशानंद गिरी की आशीर्वाद भी लिया और इसके बाद से अमित शाह ने रात्रि विश्राम के लिए पतंजलि योगपीठ रवाना हो गए। मुलाकात के बाद से पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि आज उनके आश्रम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी देश, सनातन और धर्म को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके माध्यम से धन्यवाद दिया है और उनके प्रयासों से धारा 370 हट सकी और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सका। उन्होंने कहा कि आज भारत देश दुनिया में अपनी एक शक्तिशाली पहचान बना रहा है, जिसके चलते अमेरिका जैसे देश अब भारत को तिरछी निगाहों से नहीं देख पा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के व्यक्तित्व के कारण ही दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हरिहर आश्रम आए और उनसे लोक कल्याणार्थ तो चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रोत्थान के साथ साथ समसामयिक अनेक विषय और उनकी चूंकि आध्यात्मिक अभिरुचियां बड़ी अद्भुत हैं, तो उनसे कुछ आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई और विशेष तौर पर ये चर्चा हुई कि किस तरह से राष्ट्र में अद्भुत प्रगति हो। जैसे हमने उन्हें धन्यवाद दिया धारा 370 के लिए, हमने उन्हें अति धन्यवाद दिया अभी कि उनके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है और जो आज एक बड़ा परिवर्तन है, सुखद परिवर्तन, भय मुक्त समाज है, समाज में भय नहीं है, आर्थिक प्रगति कितनी है। आज देश इस सामर्थ्य का है कि कभी हम पड़ोसी देशों के सामने भी संकोच करते थे, लेकिन आज हम बड़े बड़े राजाओं के आगे और अमेरिका के सामने भी नहीं झुक रहे हैं। क्या वह अमेरिका हमारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा है। तो ये सामर्थ्य जो आई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, कि आज देश में सामर्थ्य के साथ साथ वैभव आया है, प्रगति आई है, उस सब के लिए भी हमने उनको धन्यवाद दिया। और चूंकि वो आचार्य पीठ पर आए थे तो महादेव से प्रार्थना की हमने कि राष्ट्रोत्थान के लिए वो यशस्वी रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके द्वारा देश को नई दिशा मिल रही है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान किए जाने से रोके जाने और उनके शिष्यों के साथ की गई कथित अभद्रता का देश भर में विरोध जारी है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर प्रयागराज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान पूर्व मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा ने अपना मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। उनके साथ रणवीर शर्मा और मुकेश शर्मा ने भी अपना मुंडन करा के प्रयागराज प्रशासन से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास जाकर माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शन को ब्राह्मण समाज के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन किया। कांग्रेस नेता अशोक ने कहा कि प्रयागराज में जिस तरह का व्यवहार बीजेपी सरकार के राज्य में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ किया जा रहा है वो निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो ब्राह्मणों की सीख पकड़कर उनसे अभद्रता और मारपीट की गई है और बीजेपी की सरकार में ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों का शोषण किया गया है। इतना ही नहीं, प्रशासन अभी भी हठधर्मिता पर उतरा हुआ है। ना तो अब तक कोई भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगने पहुंचा है और ना ही किसी को उनके अन्य जल त्यागने की चिंता है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार के राज्य में ब्राह्मणों को जहां देखो वहां शोषण हो रहा है और इसी के विरोध में अपना सर मुंडवाए हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द प्रशासन को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से माफी मांगनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से अभद्रता करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने मांग और कहा है कि उनकी मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। तो वहीं हरिद्वार स्थित कनखल क्षेत्र के जगजीतपुर इलाके में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब हाथियों का एक झुंड आबादी क्षेत्र में घुस गया। हाथियों ने घरों में घुसने की कोशिश की और बाहर खड़ी एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के अचानक पहुंचने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी करीब 1 घंटे तक रिहायशी इलाकों में घूमते रहे। हाथियों की मौजूदगी से
भयभीत लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए और बालकनियों से शोर मचाने और चिल्लाते हुए और भागाने की कोशिश करते रहे। गनीमत ये रही कि हाथियों के उत्पात में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया, लेकिन लोग पूरी तरह से डर गए और स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना दिए जाने के बावजूद भी मौके पर वन विभाग या वन्यजीव प्रहरी समय पर नहीं पहुंचे। इससे नाराज लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आबादी क्षेत्र में वन्यजीवों की बढ़ती घुसपैठ को रोकने में विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। हाथियों के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की अधिकारित पुष्टि नहीं की गई है। घटना के बाद से इलाके के लोग सहमे हुए हैं और वन विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार स्थित विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के शताब्दी समारोह में बुधवार को संत समाज और योग जगत के बड़ा संगम देखने को मिला है। योग गुरु बाबा रामदेव और जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश नंदगिरी के मौजूदगी में पर्यावरण को लेकर गहनता से मंथन हुआ, जहां सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि पेड़ न होने से धरती को हो रहे गंभीर नुकसान पर भी खुलकर चर्चा की गई। बाबा रामदेव ने कहा कि वेद मूर्ति श्याम शर्मा जी हमारे सनातन धर्म के गौरव है। उन्होंने वेद धर्म और गायत्री धर्म की सेवा की है और अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वेद माता, गायत्री माता, भारत माता और धरती माता के प्रतीक उनका समर्पण उनके रोम रोम में समाया हुआ है और उनका जीवन, व्यवहार, स्वभाव और संस्कार सब कुछ सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण रहा है। जिस तरह उन्होंने वेदों का प्रचार किया और गायत्री माता की उपासना को जन जन तक पहुंचाया, उससे गायत्री मंत्र को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। शताब्दी के 100 वर्ष के इस कार्यक्रम में अनेक आयोजन हुए हैं। उनमें आज पर्यावरण के ऊपर एक विशद चर्चा हुई और उसमें ये बात निकल कर आई कि हम पर्यावरण के प्रति अगर संवेदनशील नहीं रहे तो एक बड़ा संकट आएगा। नदियां सूख रही हैं, झील जलाशयों का अस्तित्व मिट रहा है। तो हमने आज ये बात कही कि हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की ओर बढ़ें और पेड़ लगाएं। और अगर पेड़ अधिक से अधिक लगे इस धरती पर तो प्राणवायु आएगी, ऑक्सीजन आएगी और धरती पर जीवन सुगम होगा। ये चर्चा हुई है। देखिए, इसी के 1 वर्ष की पूरे होने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस देश में बड़े सुखद परिवर्तन हो रहे हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और युवा जग रहा है। अब आने वाला समय भारत का युवाओं के हाथ में आने वाला है। जैसे कि एक बहुत बड़े संगठन का अध्यक्ष भी युवा बना। वेदमूर्ति श्रद्धेय श्याम शर्मा जी वो हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं। वेद धर्म, गायत्री धर्म को वेद माता, गायत्री माता, गौ माता, भारत माता की और इस धरती माता की जो उन्होंने सेवा की है वह अप्रतिम है। और उनके रोम रोम में सनातन धर्म, उनके रोम रोम में वेद माता, गायत्री माता, भारत माता और हमारे सनातन के शाश्वत सत्य अंतर्निहित थे। उनका जीवन कोटि कोटि जनों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। रोम रोम में दिव्यता, माने विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संस्कार में, जिस तरह से उन्होंने जन जन में वेद का प्रचार किया, गायत्री माता की उपासना का प्रचार किया और उसके द्वारा गायत्री मंत्र को मैंने कहा आज ये शांति कुंज के साधक गाते ही नहीं, गायत्री मंत्र को जीते हैं। शताब्दी के 100 वर्ष के इस कार्यक्रम में तो वहीं खटीमा नगर के जोन माने वरिष्ठ व्यापारी का शव गांव में नाले किनारे मिलने के बाद से सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी सुबह अपनी बाइक से ऑफिस जाने के लिए घर से निकला था और इसके बाद से उसका शव गांव में नाले किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ अवस्था में देखा गया। शव के पास से ही एक पिस्टल भी पड़ी थी और उनकी बाइक भी वहीं पर खड़ी थी और इस घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान सहित पुलिस भी मौके पर पहुंची और सूचना पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और ऐसे में एसआई किशोर पंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इसके बाद से पुलिस टीम ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का आकलन किया
और जिसके बाद से फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टि से ये घटना जो है आत्महत्या का लग रहा है। मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें मृतक ने खुद अपनी इच्छा से आत्महत्या करने की बात लिखी है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना के उपरांत मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल खटीमा नगर के प्रमुख व्यवसायी के रूप में जाने वाले जशोधर भट्ट की मृत्यु की खबर से खटीमा क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से स्तब्ध है। ये गांव वालों को इस तरह से मुझे सूचना आई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने 1:50 में SI सर को कॉल की। फिर वो लोग आए हैं, फिर उन्होंने चेक किया तो जेब में से आधार कार्ड वगैरह देख के शिनाख्त हुई है इनकी, ये पंजाबाग निवासी है करके, जसोधर कहते भट्ट जी इनका नाम है। और सुसाइड केस है शायद, ये इसकी कार्रवाई SI सर जो भी है शासन प्रशासन कर रहे हैं। जसोधर भट्ट नाम के व्यक्ति का शव जो है कल हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर में उनके गोली के निशान थे और रात्रि में पोस्टमार्टम के उपरांत हमने शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिया था। और बाकी जो भी घटनाक्रम होंगे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। ये गांव वालों तो वहीं नगर पालिका सभागार में आयोजित टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब कुछ पटरी कारोबारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज पटरी कारोबारियों का आरोप था कि नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन उन्हें आपस में बांटने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों ने टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग करने की मांग भी उठाई है और इसी दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी बैठक का आयोजन हुआ और जिसमें पात्र पटरी कारोबारियों को चिन्हित कर उन्हें व्यवस्थित रूप से बैठने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। बैठक में अधिशासित अधिकारी गौरव ने लोगों से दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल की और पालिका अधिशासित अधिकारी गौरव ने भी दो टूक शब्दों में कहा कि कुछ पटरी कारोबारी जो है माल रोड पर ही दुकान लगाने की जिद पर अड़े हुए हैं। सर बस कुछ कहीं नहीं, हमको फंसा दिया बुरे संकट में। धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का रहा। ठीक है, हमारे बीच से खुद मेरे परिवार से ही आदमी तोड़कर वो ले गए और उनको जो है लॉलीपॉप दिखा करके। अब आप बताइए, आप तो रोज़ इस रोड के अंदर चल रहे हैं, उसमें जो है करीब 70, 80, 90 आदमी जो है यहाँ पे जो है विस्थापित कर रखे हैं। आप जरा उनकी आत्मा को पूछो, आप क्या कर रहे हैं? शाम को 100 का नोट भी ले जा रहे हो तुम घर? नहीं ले जा रहे, परेशान है वो परसों एप्लीकेशन लेके यहाँ आए थे कि हमारा काम धंधा नहीं हो रहा, हमेशा ही जगह करो, तो अध्यक्ष जी ने बोले भगा दिया। उनका कहना ही है। मैं देखिए, TVC की जो आज बैठक आहूत की गई थी, इसमें स्पष्ट तौर पे निर्देश दे दिए गए हैं लोगों की। मॉल रोड जो है कुछ लोगों का ये इसमें जिद ही कहूँगा कि पूर्व से ही निर्धारित है कि मॉल रोड पर किसी को भी फेरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और कई लोग थे जो मॉल रोड पर ही लगाना चाहते थे, उनके द्वारा मीटिंग में प्रतिभाग नहीं किया गया। जो लोग नियमों के अंतर्गत अन्य जो हमारे वेंडिंग जोन चिन्हित हुए हैं वहाँ पे लगाने के लिए तैयार रहे हैं, उनकी आज स्क्रीनिंग करी गई है और अधिकतर लोगों को एफिडेविट के माध्यम से एफिडेविट ले करके लोगों को जो है पात्र श्रेणी में डाला गया है। और नगर पालिका की निरंतर यही प्रयास है कि नियमों के अंतर्गत अधिक से अधिक लोग जिनका पुनर्वास कह लीजिए या जिनको हम लोग अन्य स्थान दे सकते हैं वो दे दिया जाए। बहुत सिंपल बात थी कि जिस दिन धरना तोड़ा था उस दिन ये बात हुई थी कि इस बार की जो बैठक होगी, उनका ये एक शर्त थी कि इस बार की जो बैठक होगी उसमें आप बैठेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठूंगी। दूसरी बात ये हुई थी कि इस बार की जो बैठक होगी उसमें वो लोग बैठेंगे जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया। तो मैंने वो बात भी उनकी मानी थी और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो बैठक की गई थी, इसीलिए बैठक की शुरुआत में मैंने कहा था कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में है वो बैठक में नहीं रहेंगे, वही लोग रहेंगे जिनके नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन आज जो हंगामा किया है कुछ लोगों ने, वो इस बात को लेकर के करा है कि बैठक तब शुरू होगी जब हमको मॉल रोड पे बैठने दिया जाएगा।
तो वो पॉसिबल नहीं है। वो मैं शुरू से एक बात कह रही हूँ कि लाइब्रेरी गेट से लेकर के पिक्चर पैलेस गेट तक किसी भी तरीके की कोई पटरी नहीं लगेगी। और हमने फिर बात बहुत बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि जिन लोगों की ये शर्त है कि मॉल रोड पे ही बैठना है तो आप जा सकते हैं। जिन लोगों को सच में जो ज़रूरतमंद लोग हैं पटरी चाहिए वो लोग यहाँ पे बैठें, और उसकी प्रक्रिया हम जो डीवीसी के तहत होती है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जारी रहेगी। बिल्कुल, जैसा हमारे पहले भी बोला था कि हम बिल्कुल एक्ट अनुसार जो नियमावली बनी है हम उसके अनुसार चल रहे थे। तो इसमें जैसे कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए थे जो हमारी पिछली सर्वे हो हुए थे, उस चक्कर में हमने उसी क्रम में ये कहा था कि जो भी पात्र व्यक्ति वो अपना आवेदन आज यहाँ हमारे समक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें अनुसार जो नियम अनुसार है हमने कुछ पात्र व्यक्तियों को आज भी हमने चयनित किया है। अब इनकी जो आवंटन स्थल आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। और जो हंगामे है वो वही लोग हैं जो पात्र व्यक्ति नहीं है और उनकी एक ही डिमांड है कि वो माल रोड पे, जबकि हम स्पष्ट करना चाहते हैं पहले से भी हमारा रुख स्पष्ट है कि माल रोड पे किसी भी प्रकार की वेंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे द्वारा चयनित वेंडिंग जोन में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वेलकम करें। समिति आपके आवेदन पे विचार विमर्श करेगी और आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको आवंटन मिलेगा। इसके बाद देखिए कार्रवाई यही है कि अगर वो माल रोड पे बैठते हैं तो जो हमारी कार्रवाई होती है विधिक कार्रवाई वही उन पर की जाएगी, चाहे सामान जब्ती की हो या इवन पब्लिक न्यूसेंस में अगर उसमें मजिस्ट्रेसी के अनुसार करना पड़े कार्रवाई तो भी करने में हमें बिल्कुल परहेज नहीं होगा। तो मैं उनसे वही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप नियमानुसार चलें, हम भी नियमानुसार चलेंगे। तो वहीं कलियर क्षेत्र से गुजर रहे मिट्टी से लदे ओवरलोड खनन डंपर को लेकर बुधवार को स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों की बदहाली और उड़ती धूल से परेशान ग्रामीणों ने डंपर से आगे टायर लगाकर उन्हें मौके पर ही रोक दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि इन ओवरलोड वाहनों से उड़ने वाली धूल दोपहिया वाहन चालकों की आंखों में चली जाती है, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। तो वहीं सड़क किनारे दुकानदारों ने बताया कि उन्हें दिन भर धूल मिट्टी में बैठकर काम करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि भारी डंपरों के कारण सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है और गहरे गड्ढे बन गए हैं। कई बार लोग इस गड्ढों में गिरकर चोटीले भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार विभाग द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। काफी देर तक चले विरोध के बाद डंपर चालकों ने सड़क के गड्ढे भरवाने, नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने और वाहनों को सीमित गति से चलाने का आश्वासन दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिरान कलियर जो है एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे डेली बेसिस पे श्रद्धालु हर धर्म जात के लोग आते हैं। एक धर्मनगरी के रूप में से जाना जाता है, लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ पर न जाने खनन के डंपर दिन रात ऐसे दौड़ रहे हैं कि सारी सड़कें तोड़ दी गई हैं और धूल इतनी है कि घनी आबादी घनी बाजारों के बीच से होकर डंपर गुजरते हैं। उनको कॉल किया जाता है कि भैया आप पानी का छिड़काव कराओ, तो वो भी नहीं कराने तक ठेकेदार तैयार रहते हैं। और हालात ये है, ये जो पुल है आप देख रहे हैं पिरान कलियर का, जो नया गंग नहर पे पुल बना है, इसमें सरिये निकल के बाहर आ गए हैं। इनकी हालत ये है कि कोई टू व्हीलर वाला जो होता है वो जब इनसे गुजरता है तो उनके टायर इसमें फंस के दुर्घटनाएं हो चुकी है। अभी एक दुर्घटना होती है, हमने उठा के उनको सामने हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट दिलाया था। खैर ये अच्छा रहा कि ज़्यादा कोई दुर्घटना बड़ी नहीं हो पाई। लेकिन क्या सरकार अब तक जो कहती है कि हम गड्ढे मुक्त सड़कें बनाएंगे, ये किस तरह की सड़कें हैं, ये किस तरह का पुल बनाया गया है, ये आप देख लीजिए। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे और सेम हेल्पलाइन नंबर पे इनकी शिकायत की गई थी, तो मुझे जवाब मिल रहा है, वहाँ से कॉल आया, उन्होंने बोला कि ये सिंचाई विभाग के अंडर है। सिंचाई विभाग के अंडर है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत और जिस कंपनी ने ब्रिज बनाया है क्या उसका कोई जवाब देता है? नहीं करेगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, पिरान तो वहीं कलियर क्षेत्र में आबादी के बाद बता दें कि जंगली हाथियों को अचानक मौजूदगी से इलाके में हड़कंप मच गया है। हाथियों को देखकर किसानों और स्थानीय निवासी घबरा गए और खेतों से भागकर सुरक्षित जगहों की ओर चले गए। घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार मोहल्ले के पास खेतों में जंगली हाथियों के पहुंचने से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। डर के कारण किसान खेतों की ओर जाने से कतरा रहे हैं, जिससे कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही के दिनों में हाथियों का आबादी की ओर आना एक आम समस्या बनता जा रहा है। इससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जान माल का नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में ग्रामीणों में लगातार भय का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में 23 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है।
सचिव आपदा प्रबंधक ने जिले को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया है। चेतावनी को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधक विभाग ने एहतियात के कदम उठाने शुरू कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा 23 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जनपदों के जिला आपदा प्रबंधक अधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।